नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। मकसद है राष्ट्रीय। ओपेक से यूएई के बाहर निकलने के बाद मोदी की यह पहली यूएई यात्रा है, इसलिए पूरे देश की नजर इस यात्रा पर टिकी है, क्योंकि संभव है कि इस यात्रा के जरिए भारत में क्रूड ऑयल की किल्लत दूर हो जाए। इसके साथ ही नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन और इटली की भी यात्रा पर मोदी रहने वाले। इस दौरान गैस, तकनीक, ऊर्जा पर बड़ी डील होने की संभावना है। चलिए आपको बताते हैं कैसे दौरा संकट के इस दौर में संकट मोचन हो सकता है। क्या वाकई में दौरा भारत पर आने वाले संभावित संकट को दूर कर देगा? आपको समझाते हैं मोदी के इस दौरे के मायने क्या है और इस दौरे के दौरान भारत किस देश के साथ क्या क्या डील करने वाला है, क्योंकि यह है राष्ट्रहित में यात्रा। सबसे पहले जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं, जरा एक नजर इस पर डालते हैं। देखिए जरा, वो यूएई के दौरे पर रहेंगे। हालांकि यूएई वो कुछ घंटों के लिए ही रुकेंगे, लेकिन ये कुछ घंटे की यात्रा देश के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकती है। इसके अलावा वो नीदरलैंड के दौरे पर होंगे, स्वीडन के, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे। कुल मिलाकर 15 से 20 तारीख के बीच वो विदेश यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान बड़े समझौते होने हैं। सबसे पहले जरा समझिए यूएई के संग कुछ घंटों के अंदर बड़ी डील क्या होने वाली है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी कुछ घंटे के लिए खाड़ी देश यूएई में रुकने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये एलपीजी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि मोदी के यूएई में 3 घंटे के स्टॉप ओवर के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा होगा। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में एनर्जी की सप्लाई बाधित हो गई है। भारत पर भी इसका असर दिखने लगा है और जिसका मोदी समाधान चाहते हैं। क्या वाकई में यूएई के जरिए वो स्थायी समाधान भारत को मिल पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत का बेहद अहम एनर्जी सप्लायर है यूएई। यह भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा सोर्स होने के साथ साथ एलपीजी और एलएनजी का दूसरा बड़ा सप्लायर है। ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद है और इसकी वजह से अप्रैल में खाड़ी देशों के उत्पादन में गिरावट आई। अप्रैल में केवल यूएई के उत्पादन में तेजी आई है और इसकी वजह यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करके गल्फ ऑफ ओमान में स्थित फुजेरा पोर्ट से तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। इसलिए भारत अगर यूएई के साथ एक बड़ी डील करता है तो उस डील के जरिए वो फुजेरा पोर्ट से होते हुए क्रूड ऑयल को भारत ला सकता है। इसलिए भारत का यूएई जाना बेहद जरूरी। इसके साथ एक और इंपैक्ट है, वो ये कि यूएई अब उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो ओपेक से बाहर हो गया है और उत्पादन बढ़ाने के साथ अगर हमारी डील यूएई के साथ होती है और उसमें हम उससे क्रूड ऑयल लेते हैं तो फिर हमें एक लंबी दूर से क्रूड ऑयल लेने की जरूरत नहीं होगी। यूएई रोजाना 3.2 से 3.6 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। हाल ही में वो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर हो चुका है। अगले साल तक रोजाना 5 मिलियन बैरल तेल निकालने की तैयारी कर रहा है। यही वजह कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूएई काफी अहम है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि मोदी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहन के साथ आपसी रिश्तों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत की यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। 45 लाख से ज्यादा भारतीय इस खाड़ी देश में रहते हैं। सिर्फ इतना नहीं, भारत और यूएई के साथ एक अच्छा खासा व्यापार होता है। 2025-26 के आंकड़े पर ही अगर गौर फरमाया जाए तो जरा देखिए दोनों देशों के बीच में कितना व्यापार होता है। कुल व्यापार 101.25 अरब डॉलर का होता है। इसमें जो भारत निर्यात करता है वो है 37.36 अरब डॉलर, जबकि जो भारत यूएई से आयात करता है वो है 63.89 अरब डॉलर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें अच्छे खासे
डेफिसिट के साथ इस डील को करते हैं, यानी कि हम यूएई को सामान भेजते कम है और वहां से खरीदते ज्यादा है। लेकिन यूएई हमारा एक अच्छा व्यापारिक साझेदार है और अगर वहां से हमें क्रूड ऑयल की सप्लाई शुरू होती है तो जो एक संभावित संकट इस वक्त देश के अंदर नजर आ रहा है कि ऐसा ना हो कि भारत के अंदर क्रूड ऑयल की किल्लत की वजह से पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो जाए। हालांकि भारत लगातार एक्शन मोड में है और उसने अभी से प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं। मसलन जैसे दिल्ली के अंदर 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है, कई स्टेट के अंदर कार पोलिंग शुरू हो चुकी है, पेट्रोल डीजल के कम से कम इस्तेमाल की तरफ हर कोई ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है। लेकिन अगर सोचिए यूएई के साथ एक अच्छी डील होती है तो उससे काफी हद तक किल्लत दूर हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज के अभी हाल फिलहाल खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और अगर वो नहीं खुलेगा तो वैश्विक संकट लगातार बढ़ता चला जाएगा। कल हमने प्रोग्राम में आपको दिखाया भी था कि कैसे किस किस देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा वो कौन कौन से देश है जहां बाकायदा फ्यूलिंग राशनिंग शुरू कर दी गई है। भारत अभी उस लिस्ट में नहीं है। ना तो भारत में अभी तक कोई दाम बढ़ा है और ना ही अभी तक यह कहा गया है कि पर कार के हिसाब से सप्ताह में सिर्फ इतने लीटर ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यूएई जाना, वहां क्रूड ऑयल को लेकर एक बड़ी डील करना भारत के इस संकट में संकट मोचन की भूमिका निभाता नजर आएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के दौरे पर होंगे और यात्रा का दूसरा चरण वहां से शुरू होगा। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी 15 से 17 मई को नीदरलैंड की यात्रा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी साल 2017 में नीदरलैंड गए थे। लगभग 9 साल के बाद वो नीदरलैंड जा रहे हैं। यहां पीएम मोदी की मुलाकात राजा विमेल अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से भी बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। लेकिन इस दौरान नीदरलैंड में फोकस किस किस पर रहने वाला है, वो कौन कौन से एजेंडे, वो कौन कौन से मुद्दे जिस पर फोकस होगा, या वो कौन कौन से सेक्टर जिस पर डील हो सकती है, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए जरा, रक्षा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, नवाचार, जल प्रबंधन, हरित हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर, क्योंकि नीदरलैंड जो है वो सेमीकंडक्टर का एक तरीके से हब है और इसलिए सेमीकंडक्टर में डील होना भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बूस्टर डोज देगा। इसके अलावा रक्षा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, नवाचार, जल प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन, ये वो मुद्दे हैं जो नीदरलैंड के अंदर भारत डील करता हुआ नजर आ सकता है। और इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि नीदरलैंड वर्तमान में भारत का 10वां बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जरा इस पर भी एक नजर डालिए। कुल व्यापार जो नीदरलैंड के साथ भारत का होता है वो 27.75 अरब डॉलर का होता है, जिसमें जो भारत निर्यात करता है वो 22.76 अरब डॉलर का करता है, जबकि आयात सिर्फ 5.01 अरब डॉलर का करता है। इसके मतलब यहां पर भी भारत अच्छा खासा ट्रेड करता है नीदरलैंड के साथ और ये भारत के लिए आने वाले 2030 के लिए मुमकिन है कि 40 अरब डॉलर के आसपास का लक्ष्य इन्होंने रखा होगा। लेकिन क्या वाकई में नीदरलैंड के साथ जो डील होगी उससे भारत को राहत मिलेगी? यकीनन मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ 2 देश का जिक्र है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन में 2 दिन की यात्रा पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी 17 और 18 मई को 2 दिनों के लिए स्वीडन की यात्रा करेंगे। मोदी ये यात्रा अपने स्वीडिश समकक्ष ओल्फ क्रिस्टनसन निमंत्रण पर कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में स्वीडन गए थे, यानी कि लगभग 8 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हरित परिवर्तन, एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ईयू की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश का विजन ईयू के सामने रखेगा, बल्कि ईयू की क्या भूमिका वर्तमान में है उसको भी अंकित करते नजर आएंगे।
लेकिन स्वीडन भारत के लिए क्यों खास है, जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। देखिए सारा, क्योंकि स्वीडन को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पावर हाउस कहा जाता है। दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां वहां से निकली हैं। भारत और स्वीडन पिछले कई सालों से क्लीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में एक साथ काम कर रहे हैं। स्वीडन का भारत से रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, वहां योग और भारतीय संस्कृति का भी काफी प्रभाव नजर आता है। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की संख्या वहां लगातार बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। इसलिए स्वीडन की यात्रा भी भारत की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती नजर आ सकती है, भविष्य के नजरिए से अगर इसको देखा जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के दौरे पर रहेंगे और नॉर्वे में नॉर्डिक देशों से वो मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का चौथा पड़ाव नॉर्वे होगा। नॉर्वे में मोदी 18 और 19 मई को रहेंगे। ये पीएम मोदी की पहली और 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। पीएम मोदी नॉर्वे में राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 19 मई को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरा इंडिया नॉर्डिक समिट होना है। इसमें नॉर्वे होगा, डेनमार्क होगा, आइसलैंड होगा, फिनलैंड होगा और स्वीडन होगा और इनके नेता होंगे। समिट में ग्रीन ट्रांजिशन जो कि एक ग्रुप है, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, एआई और स्टार्टअप्स को लेकर समझौते होंगे। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले साल लागू हुआ था। नॉर्वे का सरकारी पेंशन फंड अकेले भारत में 28 बिलियन डॉलर निवेश कर चुका है। तो दोनों के बीच में एक अच्छे खासे भरोसे के साथ चलने वाले संबंध हैं और इसमें एक नए पायदान की तरफ भारत बढ़ रहा है, क्योंकि 4 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा कर रहा है। इसमें जो अंतिम पड़ाव होगा प्रधानमंत्री की 5 दिन की यात्रा में, वो दरअसल इटली होगा। पीएम मोदी का 5वां और आखिरी पड़ाव जो होगा वो इटली में होगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली में 19 और 20 मई को रहेंगे। यहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से होगी। पीएम मोदी पिछली बार 2024 में G7 समिट के लिए इटली गए थे। पीएम मोदी जहां राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का मुख्य मकसद निवेश है, रक्षा एवं सुरक्षा पर फोकस है, स्वच्छ ऊर्जा पर डील करना है, नवाचार, विज्ञान हो और प्रौद्योगिकी के सेक्टर में दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। इसके अलावा इटली में तैयार होगा स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। और ये एक्शन प्लान क्या है, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि भारत और इटली ने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाया है। 2025-29 के लिए बनाए गए इस प्लान में डिफेंस और सिक्योरिटी सबसे बड़े विषय हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसे IMEC कहते हैं, उस पर बातचीत होगी। इस प्रोजेक्ट में इटली अहम भूमिका निभा रहा है और यह भी भारत के लिए बेहद खास रहने वाला है। अब जरा ओवरऑल समझिए कि मोदी की यात्रा का मकसद क्या है। इसको अगर 4 बिंदु के साथ समझे तो ये 4 बिंदु क्या है, जरा देखिए। इसमें सबसे पहले है तकनीक को लेकर डील होगी। व्यापार यकीनन हर दौरे के दौरान प्रमुखता में रहता है। ऊर्जा के सेक्टर में क्या नवीन हो सकता है और किस देश के पास क्या नवीनतम तकनीक है, उस पर डील हो सकती है। और मजबूत रिश्ते देशों के साथ होते हैं तो फिर आपको ट्रेड करना, डील करना आसान होता है, तकनीक को ट्रांसफर करना आसान होता है, क्योंकि जब रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा होता है, तभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। ऐसे में जरा एक एक सेक्टर के साथ समझ लेते हैं। मानकर चलिए देश के अंदर जैसे ऊर्जा संकट है, तो पीएम मोदी की इस विदेश यात्रा में ऊर्जा संकट के लिए क्या कुछ हो सकता है कि समाधान निकल कर आए। ऊर्जा सुरक्षा के सेक्टर में यूएई से रणनीतिक समझौता संभव है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और ISPRL के बीच मैंगलोर सुविधा में 50 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल के भंडारण के लिए समझौता संभव है। इसके अलावा अगर LPG आपूर्ति की
सुरक्षा की बात की जाए तो भारत की 40% एलपीजी जरूरतों को पूरा करने वाले यूएई के साथ निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष रणनीतिक सहयोग समझौता हो सकता है। तनाव के बीच ऊर्जा आयात की सुरक्षा को लेकर भी, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संकट के बीच भारत के ऊर्जा हितों की रक्षा करना इस यात्रा का प्रारंभिक लक्ष्य बना हुआ है। इसके अलावा अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि ऊर्जा सेक्टर में भारत यूएई के साथ एक बड़ी डील कर सकता है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर साझेदारी संभव है। डच दिग्गज ASML द्वारा टाटा समूह के धोलेरा प्लांट के लिए सेमीकंडक्टर उपकरण की आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर अपडेट किया जा सकता है, यहां डील हो सकती है। स्वीडन के साथ AI और स्टार्टअप सहयोग पर डील हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान और भारतीय स्टार्टअप को यूरोपीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया जा सकता है। अगर बात जल प्रबंधन और नवाचार की जाए तो नीदरलैंड की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए स्मार्ट सिटी जल प्रबंधन के लिए तकनीकी हस्तांतरण संभव हो सकता है। वहीं एक ब्लू इकोनॉमी है और ग्रीन एनर्जी, इसको लेकर क्या लक्ष्य हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का इस यात्रा के दौरान? दरअसल ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है जो समुद्र पर आधारित इकोनॉमी, और ग्रीन एनर्जी जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता। दोनों को जरा समझिए। ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी के लिए यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन और सतत भविष्य, नीदरलैंड और स्वीडन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उत्सर्जन कम करने के लिए तकनीकी फ्रेमवर्क पर चर्चा की जा सकती है। वहीं समुद्री संसाधन में यानी कि ब्लू इकोनॉमी में नॉर्वे के साथ समुद्री मार्ग पर आधारित सतत आर्थिक विकास और समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए साझेदारी संभव हो सकती है। वहीं ग्रीन ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर नवीनीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए संयुक्त निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जो इन 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं उससे राष्ट्र हित जुड़ा है। वो राष्ट्र हित जो इस संकट के काल में ऊर्जा के संकट को दूर करने की संभावनाओं को तलाशेगा, जो इस संकट काल में AI तकनीक को कैसे भारत में मजबूत किया जाए, कैसे सेमीकंडक्टर को भारत के अंदर मेड इन इंडिया करते हुए विस्तारित किया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर है। इसके अलावा चाहे गैस हो या फिर हरित ऊर्जा हो या फिर जल प्रबंधन हो, इन सब दिशा में भारत को इन देशों का समर्थन मिले और ब्लू इकोनॉमी के जरिए भारत और ज्यादा मजबूत, ये इन यात्राओं का मकसद है। तो उम्मीद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी के 5 दिनों की यात्रा राष्ट्र हित में सफल हो और वो तमाम डील हो जो इस वक्त भारत की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।